हेलो बच्चों, तो अब हम मोल के पी वाई क्यू पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे पार्ट पे क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 0.1 मोल त्रिपरमाणुवी गैस में परमाणुओं की संख्या बताइए। 0.1 मोल एक गैस है जिसके मोल पता है आपको कितना, 0.1, और ये गैस जो है वो त्रिपरमाणुवीय है। त्रिपरमाणुवी गैस का मतलब जानते हो आप? इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई? 3। अब यदि आपको इस गैस में परमाणुओं की संख्या पता है, मोल पता है, और निकालना क्या है? कुल परमाणुओं की संख्या। ये जो गैस है जो कि त्रिपरमाणुवी है, मतलब इस गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3। कोई भी गैस तीन परमाणुवी है, तीन त्रिपरमाणुवी है, मतलब क्या हुआ कि इस गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 3। ये जानते हो आप। गैस अगर दो परमाणुवी होती, द्विपरमाणुवी होती, तो उस गैस के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती। तो जैसे आप जानते हो, जैसे H2 गैस है, ये दो परमाणुवी है, इसमें दो परमाणु है, हाइड्रोजन के ही है दोनों। जैसे HCl है, दो परमाणुवी, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तीन परमाणुवी के लिए अगर उदाहरण हम देखें तो ओजोन हो सकती है, मैं बोल रहा हूँ, ये तीन परमाणुवी गैस का उदाहरण है। यहाँ पे हमको नहीं पता कौन सी गैस है, हाँ इतना पता है कि उसके परमाणुओं की संख्या 3 है एक अणु में। क्यों? क्योंकि वो गैस तीन परमाणुवी है। आगे बढ़े, आपको मोल दिया गया है और निकालना है कुल परमाणुओं की संख्या। कुल परमाणुओं की संख्या से मतलब कि इतना मोल में परमाणु की संख्या कितनी होगी। अगर एक अणु होता तब तो परमाणुओं की संख्या होती 3। क्यों? क्योंकि वो त्रिपरमाणुवी गैस है। अब वो गैस जो है 0.1 मोल ली गई है और उसमें निकालना है अपने को परमाणुओं की संख्या। तो आप तो इतना समझ रहे होगे कि मोल से क्या निकालना पड़ेगा? अणुओं की संख्या, क्योंकि त्रिपरमाणुवी का मतलब ये एक अणु में परमाणुओं की संख्या। तो अब अगर हम ये निकाल लें कि इतने मोल में कितने अणु होंगे, 0.1 मोल में कितने अणु होंगे, तो फिर हम जितने अणु मिल जाएंगे उतने अणु में कितने परमाणु होंगे ये निकाल लेंगे। तो मोल का फॉर्मूला पता है आपको, मोल बराबर अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या। ये फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पे कणों की संख्या होता है, अणुओं की संख्या क्यों लिखा? क्योंकि गैस है जो कि अणु है। मोल आपको पता है 0.1, अणुओं की संख्या को n मान लिए, तो यहाँ से आप n निकाल लो, तो n मिलेगा 0.1 इंटू Na का चलो मान भी रख दो आप। Na का मान जानते हो 6.023 गुणे 10⁻23। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो एक पावर ही हट जाएगा, तो अणुओं की संख्या मिलेगी 6.023 गुणे 10⁻22। ये मिल गई अपने को कुल अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या मतलब इतना मोल में इतने अणु हमको मिल गए। बात समझ में आई? अब चूंकि एक अणु में परमाणुओं की संख्या 3 है, तो इतने अणु में परमाणुओं की संख्या निकाल लेंगे हम एक एक नियम से, वही अपना आंसर होगा। इसको कॉपी कर लो, हटा देते हैं इसको। गैस त्रिपरमाणुवी है, तभी हमको ये बात पता चली कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3। तो अब हम यहां पर ये जान रहे हैं सवाल पे जो कह रहा है कि एक अणु में परमाणुओं की संख्या बराबर 3। तो आपको निकालना कितने अणुओं में है, एक अणु में नहीं। ऐसे लिख दो अगर ज्यादा समस्या हो रहा तो अंक के रूप में। एक अणु में परमाणुओं की संख्या इतना है, तो इतने अणुओं में परमाणुओं की संख्या निकाल लो। इसको लगभग 6 भी लिख देते हैं कैलकुलेशन के लिए। चलो 6.023 गुणे 10⁻23 अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? ये 3, एक ये बटा में जाएगा ही, और इसका मल्टीप्लाई कर दो आप।
तो आपको कितना मिलेगा, 3 छंग 18, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, मल्टीप्लाई कर लेना। ये हो गया 10 की घात, अच्छा एक पावर वहां हट गया था, 22। अभी इस पॉइंट, इस दशमलव को अगर इधर लाओगे तो पावर 23 हो जाएगा। तो इतने परमाणु होंगे, यही अपना आंसर है, इतने परमाणु होंगे किसमें, 0.1 मोल में, या इतने अणु में। कर लो कॉपी, जल्दी से कर लो कॉपी, और अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं हम लोग। यहाँ से फॉर्मूला बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, जब कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला बनाया ही होगा आपने कि किसी अणु में, किसी गैस में जो परमाणुओं की कुल संख्या होगा, चलो इसको हम n डैश मान लें, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होगा, अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या मतलब कुल अणुओं की संख्या, और फिर एक अणु में परमाणुओं की संख्या, जिसको अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणुता, एटॉमिसिटी। यही तो अपना 3 था इसके सवाल के लिए, है ना। तो ये निकाल लिए थे, डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर एक नियम से लगा सकते हो, जैसा आपको आसान हो। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से। कह रहा है कि 10 ग्राम H2 और 64 ग्राम O2 को एक पात्र में भरकर विस्फोटित किया जाता है, तो अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा निकालनी है। H2 और O2 की मात्रा दी गई है। H2 की मात्रा है 10 ग्राम, H2 लिया गया है 10 ग्राम, O2 लिया गया है कितना, 64 ग्राम। इन दोनों को पात्र में भर के विस्फोटित कर दिया, तो बनने वाली पानी की मात्रा निकालनी है आपको, ठीक है। चलो, आप जानते हो कि जब H2 और O2 आपस में रिएक्ट करते हैं तो पानी बनेगा। चलो बढ़िया है। अब अगर इसको आप बैलेंस करना चाहो तो ये हाफ कर दो, तो हो गया ना बैलेंस। क्योंकि हम लोग सीमांत कार्य विकर्मक चेक करेंगे, आप जानते हो संतुलित अभिक्रिया के लिए होता है। अब देखो, ये है 10 ग्राम और ये है 64 ग्राम, और थोड़ा फास्ट भी चल सकते हैं। अब इस 10 ग्राम को मोल में बदलोगे तो बटा 2 करोगे इसका अणुभार, और ये करोगे 32। ध्यान रखना, ये इसका अणुभार हम 32 लिखेंगे, 32, ये इस गुणांक से लेना देना नहीं होता, चलो पता है आपको। तो अब यहाँ पे इसका मूल कितना मिल गया अपने को, 5, और इसका 16 दूना 32 दूना 64 होता है, मतलब इसका 2 मिल गया। अब आप सीमांत कार्य विकर्मक के लिए क्या करते हो, मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक, तो 5 हो गया। इसका मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक जो कि 1/2 हुआ, तो ये 2 ऊपर गया तो 4 हो गया। तो मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक ही चेक करते हैं हम लोग सीमांत कार्य विकर्मक के लिए, और जिसके लिए मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक का मान कम होता है वही होता है सीमांत कार्य विकर्मक। तो ये है कम, ये O2 के लिए था, मतलब ये O2 अपना क्या है, सीमांत कार्य विकर्मक है। और सीमांत कार्य विकर्मक आप जानते हो अभिक्रिया को अपने हिसाब से चलाएगा, उसके दादागिरी चलती है, ऐसे समझ सकते हो, है ना। अब अभिक्रिया इसके हिसाब से चलेगी, O2 के हिसाब से, मतलब जो उत्पाद है वो O2 के हिसाब से बनेगा। बात समझ में आ रही है। और ये अभिक्रिया भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। अभी 2 मोल था, यहाँ से 2 मोल लिया गया था, और फाइनली जब अभिक्रिया समाप्त होगी तो ये 0 बचेगा। चलो, अपने को लेना देना नहीं है, अपने को H2O की मात्रा निकालनी है। तो H2O की मात्रा के लिए अब हम ये बोलेंगे कि अगर आधा मोल O2 होता तो H2O मतलब पानी 1 मोल बनता, क्योंकि आधा मोल O2 होने पर या लेने पर प्राप्त H2O जो कि उत्पाद है की मात्रा जो होता है, चलो मोल निकालते हैं, प्राप्त H2O के मोल, एक गुणांक से ना, ये आधा तो 1 बनेगा, लेकिन ये आधा मोल नहीं है, ये लिया कितना गया है, 2 मोल। इसलिए अगर 2 मोल हम लेंगे तो कितना मिलेगा, ये 1 हुआ, और 1 के लिए निकालेंगे तो ये 1/2 बटा में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होगा कितना, 2। अब ये जानते हो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो गया 4 मोल, मतलब H2O जो है वो कितना बनेगा, 4 मोल। अब अगर इसकी मात्रा निकालनी है आपको तो H2O के अणुभार से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आप जानते हो मोल बराबर क्या होता है, मात्रा बटा अणुभार। तो मात्रा निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा, ये 16 2 18 18 72 ग्राम। कर लो कॉपी जल्दी से।
अगला सवाल पढ़ो, हटा दें इसको। चलो पढ़ लो अगला सवाल। कह रहा है कि 1 लीटर प्रोपेन गैस जिसका आयतन 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पर लिया गया है, दहन के लिए इसी परिस्थिति में मतलब जानते हो आप, टेम्परेचर प्रेशर वही होगा, O2 का कितना गैस आवश्यक होगा, कितना आयतन, है ना। तो 1 लीटर प्रोपेन ले रहे हैं, प्रोपेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये सवाल नहीं बनेगा। मेथ प्रोप 3 दूनी 6 2 8, आप जानते हो। एल्केन का फॉर्मूला CnH2n+2 होता है, n का वैल्यू 3 डालो, मेथ प्रोप है ना, ये पता है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दहन मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करानी है। आप जानते हो किसी भी एल्केन के लिए हाइड्रोकार्बन का जब दहन कराते हो आप, एल्केन है यहाँ पे स्पेशली, तो बनता क्या है, CO2 बनता है और H2O बनता है। अब इसको बैलेंस कर लो आप, है ना, ये 3, ये मल्टीप्लाई यहाँ, ये वाला कोफिशिएंट जो है, देखो बताता हूँ आप, ये जो 3 होता है ये होता है ये, और ये जो होता है इसका आधा होता है, 8 का आधा जानते हो आप। अब बैलेंस करा लो ऑक्सीजन को, ये 3 दूनी 6, 6 4 कितना 10, 5 5 दूनी 10, है ना। आप ये फॉर्मूला भी पढ़े होगे, अगर नहीं पढ़े होगे तो ये नोट कर लो। ये किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए दहन के लिए ये फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, आपको याद होगा, है ना, ऐसी उम्मीद मैं कर रहा हूं। तो ये XCO2 बनता है और Y/2H2O बनता है ना। ये CXHY, अब XY का वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ फिलहाल 3 और 8 है, तो उस हिसाब से ये बैलेंस अभिक्रिया है, इसको आप याद कर लो, आपको याद भी होगी। किसी भी हाइड्रोकार्बन के लिए बैलेंस संतुलित दहन अभिक्रिया का ये है। बस समझ में आ रही है आपको, बैलेंस करने का तरीका भी मैंने बता दिया। अगर ये आपको नहीं याद आ रहा है, खैर इसी से हम भी निकाले हैं, याद होगा तो अच्छा ही रहेगा। ये 3 यहाँ पे कर दिए, इसका आधा कर दिए, तभी तो Y/2 था ना। और फिर ऑक्सीजन अगर नहीं याद है X+Y/4, तो ये अब तो ऑक्सीजन ही बैलेंस करना है तो कर भी सकते हो, 6 4 10 5 दूनी 10। चलो यहाँ आ जाओ, प्रोपेन की मात्रा दी गई है सवाल में आपको, कितना, 1 लीटर शायद, हाँ 1 लीटर प्रोपेन आपको दिया गया है। चलो आ जाओ, 1 लीटर दिया गया है और ये कह रहा है इसी स्थिति पे आपको जो ऑक्सीजन लगेगी दहन के लिए वो उसका मान बताना है आपको। तो आप जानते हो ये अभिक्रिया है, संतुलित अभिक्रिया है, तो मोल मोल विश्लेषण से हम लोग मोल, आयतन और अणु, मोल, आयतन, अब आयतन लीटर ml कुछ भी हो सकता है, और अणु के हिसाब से बैलेंस करते हैं ना। बैलेंस करने का मतलब सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मोल 5 मोल तो बनेगा ये 3 मोल 4 मोल, या फिर ये 1 आयतन ये 5 आयतन तो ये बनेगा 3 आयतन ये 4 आयतन। अगर ये 1 अणु ये 5 अणु तो ये बनेगा 3 अणु ये 4 अणु। ये आप जानते हो, कॉन्सेप्ट पढ़ के आओ। यहाँ पे बात आयतन की कर रहा है, आयतन दिया गया है और आयतन निकालना भी है। तो अगर ये 1 मोल होता है, इसका कोफिशिएंट, इसका गुणांक 1 है ना, रस समीकरण में गुणांक, तो अगर ये 1 मोल होता तो ये इसके दहन के लिए, इसको पूरी तरह दहन के लिए 5 मोल लगता। अगर ये 1 मोल होता तो ये 5 मोल लगता। ये 1 आयतन यदि होता तो ये 5 आयतन लगता, है ना। अब यहाँ पे हम ये जानते हैं, चूंकि C3H8 प्रोपेन मतलब के 1 आयतन, ये आप समझ गए हो, मैं थोड़ा लिख रहा हूं लैंग्वेज ताकि आप लैंग्वेज लिखना भी सीख रहे हो। तो इतना के 1 आयतन के दहन के लिए आवश्यक O2 का आयतन 1 होगा, सॉरी 5 होगा ना ये। अब ये आयतन आप मिलीलीटर या लीटर कुछ में भी ले सकते हो, कोई भी इकाई। तो अब यहाँ पे जो इकाई ली गई है वो लीटर में ली गई है, इसलिए 1 लीटर में निकाल लो आप। 1 लीटर में निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 5 लीटर। यही अपना आंसर है, कर लो। अगला सवाल पढ़ो, सस्ता सा सवाल था, है ना। अभी सवाल में आपको यही याद होनी चाहिए, है ना, ये इसको बैलेंस करना जो कि हमने आपको बताया अभी।
चलो अगला सवाल पढ़ लो। क्या कह रहा है, 6.5 ग्राम पीबीओ। पीबीओ जो है वो दिया गया है 6.5 ग्राम, ठीक है। और 3.2 ग्राम आपको HCl दिया गया है। HCl दिया गया है 3.2 ग्राम। आगे क्या बोल रहा है कि प्रतिक्रिया द्वारा लेड सेकंड बनाने के क्लोराइड के कितने मोल, लेड क्लोराइड के मोल निकालने हैं आपको, और इन दोनों की प्रतिक्रिया कराई जा रही है, मतलब इन दोनों की अभिक्रिया कराई जा रही है। तो इन दोनों की अभिक्रिया लिखो आप, अभिक्रिया लिखने के बाद आप बैलेंस कर लोगे। अभिक्रिया लिख लो जल्दी से, कहाँ लिखते हैं। यहाँ पे एक तो क्लोराइड बनेगा और बनेगा वाटर। आप बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो। पीबी ऑक्सीजन हो गया एक, ये हो गया तो ये हो गया तो हो गई बैलेंस, ठीक है। अब देखो, आप जानते हो इसी का मात्रा निकालना है, इसका मोल निकालना है आपको, तो बस कर लो। मोल मूल विश्लेषण से ही करना है। अभिक्रिया संतुलित हो गई आपकी। इन दोनों की मात्राएं दी गई हैं। ये 6.5 ग्राम दिया गया है, ये 3.2 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से मोल बना लो, फिर आपको सीमांत कार्य विकर्मक भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जब 2 या 2 से ज्यादा विकर्मक दे दिए जाएं तो आपको सीमांत कार्य विकर्मक चेक करना होगा। तो इसके लिए इसका अणुभार निकालो, HCl का अणुभार निकालो, भाग दो तो आपको मिल जाएगा मोल। मैं डायरेक्ट लिख दूं, क्योंकि पीबी का 208 होता है, ऑक्सीजन को 16 और हाइड्रोजन का 1, तो ये आएगा 224 और ये आएगा 36.5, 224। इसका अणुभार निकालना आप, और ये तो 36.5 आएगा। तो ये मोल निकाल लो आप। इसका मोल कितना होगा, ये डिवाइड करने के बाद आएगा 0.029 इसके मोल, और इसके मोल कितने होंगे 0.08708। अब देखो, मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक, तो इसका मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक मतलब 1, और उसका मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक 2 है ना, तो ये कितना होगा, तो आपको दिख ही रहा होगा, ये छोटा हो गया, ये छोटा हो गया, मतलब सीमांत कार्य विकर्मक क्या हो गया अपना, पीबीओ। बस काम खत्म। सीमांत कार्य विकर्मक आप निकाल लिए, मतलब अब जो विक्रिया आपको पीबीओ के हिसाब से चला दो। अब देखो, आपको इसका मोल निकालना है, तो अगर ये 1 मोल होता तो 1 मोल ही बनता, 1 गुणांक है तो ये आसान है। अगर 1 मिल जाए तो ये 1 से 1 ही बनेगा, तो इतना से इतना बन जाएगा। कितना बन जाएगा 029 मोल। मात्रा निकालना हो तो इसके अनुभार से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर ले लो। बस समझ में आ गया होगा आपको, कर लो कॉपी। सस्ता सा सवाल है, बस आपको सीमांत कार्य विकर्मक चेक करना है। सीमांत कार्य विकर्मक चेक हो गया तो, और सीमांत कार्य विकर्मक हम लोग चेक कब करते हैं, जब अभिकारक 2 या 2 से ज्यादा दिए जाए। एक ही अभिकारक की यदि मात्रा दी जाती है तो हम दूसरे वाले को आधिक्य में मान लेते हैं, और जिसकी मात्रा दी जाती है उसी को सीमांत के हिसाब से, उसी की हिसाब से विक्रिया चला देते हैं। चलो अगला सवाल पढ़ लो। कह रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन उपस्थित है, इसका तात्विक विश्लेषण। कार्बन दिया है 38.71%, कार्बन दिया है 38.71%, और हाइड्रोजन दिया है 9.67%, 9.67%। तो आपको निकालना है मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए आप टेबल जानते हो। मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए टेबल, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रतिशतता, फिर लिखते हैं परमाणु भार। ये टेबल याद होनी चाहिए आपको जब हम निकालते हैं मूलानुपाती सूत्र। फिर निकालते हैं हम लोग आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक, या इसको मूल अनुपात भी बोलते हैं संख्या। ये क्या होता है, उसकी प्रतिशत मात्रा बटा परमाणु भार। चलो एक एक तत्व की बात करें। कार्बन की प्रतिशतता दी गई है 38.71%, हाइड्रोजन का 9.67%। अब सवाल पढ़ो, वो कह रहा है कि ये जो यौगिक है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की भी प्रतिशतता अपने को निकालनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, चूंकि
टोटल प्रतिशतता तो 100 होगी। एक यौगिक के लिए सबकी प्रतिशतता का योग कितना होगा 100। तो आप क्या करो, अगर तीसरे का निकालना है तो इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो तो ये आ जाएगा ऑक्सीजन की प्रतिशतता। तो ये हुआ 38.71 धन 9.67, इसको जोड़ के 100 में से घटा दो, ये हुआ 100 माइनस जोड़ो इसको, ये हुआ 7 1 8, 7 6 13, 9 10 8 18 और ये 3 1 4, अच्छा दशमलव गलत स्थान लगा दी, 3 1 4। अब घटा दो इसको, तो ये ऑक्सीजन की प्रतिशतता हम लोग निकाल रहे हैं, घटाओ तो ये 2 हुआ और 9 ये 6 हुआ और फिर से 9 तो ये हुआ 1 और ये हुआ 9 5, 51.62%। ये मिल गई अपने को ऑक्सीजन की प्रतिशतता 51.62। बात समझ में आ रही होगी आपको, यही करना था इसमें कुछ एक्स्ट्रा। अब देखो परमाणु भार आपको कार्बन का पता है, हाइड्रोजन का भी पता है और ऑक्सीजन का भी पता है। परमाणु भार ध्यान रखना, ऑक्सीजन के लिए अणुभार नहीं लिखेंगे तो कितना 16। अब क्या करोगे आप एक संख्या निकालो जो कि क्या होता है प्रतिशतता बटा परमाणु भार, तो ये आएगा 38.71/12, ये होगा 9.67/1, ये होगा 51.62 बटा क्या 16। चलो इसको आप भाग दो, तो 12 3 36, 2 12 2 24, 3 तो फिर 31, 12 3 36 ज्यादा हो जाएगा, 12 2 24, इतना ही छोड़ दें। अब इसके लिए तो यही आएगा, इसमें भाग दो, 16 3 48, 3 16 2 32, 4 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा, 16 2 32 इतना आ रहा है। अब हम क्या कहे थे, इसके बाद क्या करते हैं, इनमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसी से भाग दे देते हैं सभी में। अब 3.22 ये कॉमन भी है, उभयनिष्ठ इन दोनों मतलब बराबर है और ये सबसे छोटी भी है, तो इसी से हम लोग क्या करें सब में दे दें भाग और ये जो बन जाएगा ये मिलेगा अपने को सरल अनुपात। बात समझ में आ रही है, चलो दे दो। तो 3.22 डिवाइडेड बाय 3.22, ये है 9.67 डिवाइडेड बाय 3.22, ये है 3.22। लाइट का वेट कर ले ना करें, लाइट आ चुकी है ना। तो आप भाग दोगे तो ये 1 मिलेगा, ये 3 मिलेगा और ये फिर इसमें भी 3.2 से भाग दोगे ये भी 1 मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो आपका मूलानुपाती सूत्र होगा उसमें कार्बन 1, हाइड्रोजन 3, ऑक्सीजन 1, तो फॉर्मूला क्या मिला CH3। ये है आपका मूलानुपाती सूत्र, कर लो कॉपी। मूलानुपाती सूत्र निकालते समय यही गलती हो सकती है कि आप परमाणु भार बटा ये प्रतिशतता कर दो, है ना। इसलिए आप ये याद रखना कि प्रतिशतता बटा परमाणु भार करते हैं तब आप ऐच्छिक संख्या या उसको मूल अनुपात भी बोलते हैं वो निकलता है, ठीक है। नीट में तो बस इसी टाइप से पूछता है, जेईई मेंस में इसको दूसरे तरीके से भी पूछता है मूलानुपाती सूत्र। जैसे यहाँ पे तो सीधा प्रतिशतता दे दी जाती है, बस आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अगला सवाल पढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है कि जब एक अणु का आयतन निकालना है, घनत्व तो दिया गया है आपको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप के लिए घनत्व ना दे तो भी आप जानते हो जल का घनत्व तो आपको याद रखना है। अणुओं की संख्या यहाँ पर दी गई है आपको और घनत्व तो दिया गया है 1 ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पे एक अणु का आयतन निकालना है। बात समझ में आ गई आपको। देखो सवाल पढ़ोगे ना तो जल के एक अणु का आयतन हो सकता है ये एक मिस हो जाए आपसे, इसलिए इसको आप अच्छे से देखना। अब यहाँ पे अणुओं की संख्या पता है आपको, घनत्व तो आपको दिया गया है, आपको निकालना क्या है आयतन। तो घनत्व दिया गया है
तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से आप घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन से घनत्व की जगह घनत्व रखो, तो वहां से आपको क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा। लेकिन ये जो आयतन मिलेगा ये वो आयतन नहीं है जो आपको निकालना है। आपको आयतन कौन सा निकालना है, एक अणु का, ध्यान रखना ये। तो यहां पे घनत्व आपको पता है, द्रव्यमान m मान ले, और आयतन देखो थोड़ा यहां समझना, ऊपर लिखते हैं इसको। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये आपको पता है। और ये घनत्व तो आपको दिया गया है 1 ग्राम पर ml, या फिर चाहे इसको ऐसे ही लिख दो, अभी समझ जाओगे आप जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि घनत्व तो आपको 1 ग्राम पर ml दिया गया है, तो वहां से जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 1 ग्राम। और जो आयतन होगा, जो ये वाला आयतन नहीं, ये वाला आयतन नहीं, 1 ग्राम के लिए 1 ml होगा। बात समझ में आ रही है। जब हम द्रव्यमान कितना लेंगे, 1 ग्राम, तो आयतन कितना हो जाएगा, 1 ml, तो घनत्व कितना हो जाएगा, 1 ग्राम पर ml। इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतना कॉपी कर लो। आगे चले, इतना समझ में आया। ये आयतन ध्यान रखना, ये आयतन वो नहीं है जो हम निकाल रहे हैं। हम कौन सा आयतन हमको निकालना है, एक अणु का आयतन, एक अणु का आयतन निकालना है। ये 1 ग्राम द्रव्यमान वाले का आयतन 1 ml में दिया गया। इतना कॉपी कर लो, कर लिए। देखो ये बात यहां से समझना, घनत्व बराबर 1 ग्राम पर ml का मतलब क्या है, द्रव्यमान 1 ग्राम, आयतन 1 ml। ठीक है। अब आपको द्रव्यमान पता चल गया, ग्राम। आप जानते हो मोल का फॉर्मूला, मात्रा मतलब द्रव्यमान जो कि ग्राम में लेते हैं बटा अणुभार, और यही फॉर्मूला होगा चूंकि जल है, अणु है, जल की ही बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पे आप अणुओं की संख्या लिख सकते हो, बटा अवोगाद्रो संख्या लिख सकते हो। ये दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख सकते हैं। अब मात्रा आपको पता है 1, अणुभार आप जानते हो 18, अणुओं की संख्या यदि हम n मान लें, ये हो गया अवोगाद्रो संख्या, तो यहां से कुल अणुओं की संख्या कितना मिल जाएगी, Na बटा 18। देखो इस सवाल में कंफ्यूजन वहीं पे हो सकती है कि अभी जो मैं लिखा था घनत्व बराबर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, तो वहां से आप ये लिख सकते हो जो कि मैंने लिखा भी कि द्रव्यमान 1 ग्राम है और सेंटीमीटर क्यूब या ml, तो और जो आयतन है वो कितना है, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब वहां और इस आयतन में अंतर क्या होगा, वो जो आयतन यहां से जो आयतन निकलेगा वो 1 ग्राम द्रव्यमान का आयतन निकलेगा। लेकिन अपने को 1 ग्राम द्रव्यमान का आयतन नहीं निकालना है, अपने को निकालना है एक अणु का आयतन। जब एक अणु हो जल का तब आयतन निकालना है, तो हमको कुल अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी। भैया जब एक अणु है तब हमको आयतन निकालना है, तो पहले देख लो कि इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से हम द्रव्यमान निकाले और अणुओं की संख्या निकाले इतना। बात समझ में आ रही, तो इतना अणु आ गया अपने पास कुल। तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये हम हटा दें, ये लिख लेना। अब जो घनत्व तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब था, तो यही से ये लाइन हम बोले हैं कि जब द्रव्यमान होगा 1 तो आयतन कितना होगा, 1 ml या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर हम इसको ऐसे भी, अब इसी द्रव्यमान से ये अणु भी निकाले हैं, मतलब हम ये बोलेंगे कि जब अणुओं की संख्या इतनी होगी, जब अणुओं की संख्या इतनी होगी तो आयतन कितना होगा, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी बात समझ में आ गई आपको, अब बस कर लोगे आप।
हम ये जानते हैं जब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से द्रव्यमान रख के अणुओं की संख्या निकाल लें। अब इतना घनत्व तो बोले, सवाल को थोड़ा ध्यान से समझने के बाद में फिर से पूरी बात बोल देता हूँ। जब घनत्व तो इतना है तब अणुओं की संख्या इतनी है, घनत्व तो इतना है तो द्रव्यमान इतना है, घनत्व तो इतना है तो आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, द्रव्यमान कितना है 1 ग्राम। तो अणुओं की संख्या कितनी है इतना, अपने को निकालना है अणुओं की संख्या के हिसाब से आयतन। तो हम ये जान गए हैं कि जब अणुओं की संख्या इतनी थी तो आयतन कितना था, जब चूंकि Na/18 अणुओं, अब अणुओं मतलब जल के अणुओं का आयतन जो है अपने पास ml या सेंटीमीटर इतना है। बात समझ में आ गई आपको कि जब इतना अणु था, क्योंकि ये अणु निकाले हैं एक द्रव्यमान से 1 ग्राम, और 1 ग्राम द्रव्यमान लेंगे, घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो आयतन 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो जब हम इतना अणु लिए हैं तो इसका आयतन कितना है 1 ml, तो अपने को निकालना कितना है एक अणु का आयतन, ये डिवाइडेड में जाएगा, अपने को कितना मिला 18 ऊपर गया, 18/Na कर लो कॉपी। यही अपना आंसर है। Na का वैल्यू चाहो तो डाल दो ना, है ना। Na का वैल्यू आप जानते हो लगभग 6 × 10⁻23 ले लोगे, 6 × 18 और 10⁻23 ऊपर जाएगा तो -23 हो जाएगा। अगला सवाल पढ़ लो। इस सवाल को ध्यान रखना, घनत्व का उपयोग करके हमने द्रव्यमान निकाला और उसी द्रव्यमान के लिए आयतन भी हमको पता है, क्योंकि घनत्व दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम पर ml। उसका सीधा सीधा मतलब है कि भैया जब द्रव्यमान आप 1 ग्राम ले रहे हो तो आयतन कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब। कर लो। मूल कॉन्सेप्ट थोड़ा एक नियम अच्छा लगता है यहाँ पे, है ना, अच्छा मतलब अच्छा खासा लगता है, उपयोग होता है एक नियम का। अगले सवाल में एक तत्व x का समस्थानिक संगठन दिया गया है x 200, ये आपको कितने प्रतिशत दिया गया है 90%। ये भी आसान सा सवाल है, आप जानते हो, बस फॉर्मूला लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ये 199 है, इसकी जो प्रतिशतता है वो दी गई है 8, और a कितना है 202, इसकी प्रतिशतता कितना है 2%। और ये भार की दृष्टि से दिया गया है। आपको निकालना क्या है औसत परमाणु संहति या फिर औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना है आपको, एवरेज एटॉमिक औसत परमाणु भार वेट, ये निकालना है आपको। तो इसके लिए आप फॉर्मूला जानते हो ना, m1x1 m2x2, 2 ही हैं 3 हैं, m3x3, और ज्यादा होते तो ऐड करते, बटे में चाहे 100 कर दो, चाहे x1 x2 x3 का योग कर दो, एक ही आएगा, एक ही बात है, क्योंकि योग क्या होगा 100। और ये m1 क्या होता है, वो जो तत्व दिए जाते हैं, जो समस्थानिक दिए जाते हैं, उनका परमाणु भार होता है क्रमशः m1 m2 m3। तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है 200, 200 के सापेक्ष इसकी प्रतिशतता कितनी दी गई है 90। बस यहाँ पे कैलकुलेशन है, ये 8% है और ये 202 वाला कितने 2% बचा, घटा में 100, इसको आप सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर होगा। कैलकुलेशन इजी करने के लिए इजी क्या करना तो पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 के अतिरिक्त तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, 4 वहाँ से भी कहाँ 4 कॉमन ले सकते हो, 4 कॉमन ले लो और कैलकुलेट कर लो। इस आंसर में लिख देता हूँ, ये लगभग 200 mu आएगा। mu आप जानते हो मात्रक होता है एटॉमिक वेट का, तो ये औसत है तो उसका भी मात्रक क्या होगा mu। कर लो अभी, कर लिए।
बस फार्मूला बेस्ड है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, जो भी कॉमन होता है ऊपर नीचे से कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ से देखो 2 तो हो रहा है, लेकिन 2 इससे भी हो जाएगा, 4 कॉमन ले लेना आप, हर जगह से 4, और नीचे 100 से कट जाएगा वो। फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ही, भाग देना ही पड़ेगा। अगला सवाल पढ़ो, क्या कह रहा है, हाल प्रक्रम द्वारा बॉक्साइड में एल्यूमिनियम के 270 किलोग्राम एल्यूमिनियम का द्रव्यमान आपको दिया गया है 270 किलोग्राम, ध्यान रखना है ना, मात्रक नहीं छूटना चाहिए। उत्पादन में व्ययित कार्बन एनोड CO2 देते हुए कार्बन का द्रव्यमान निकालना है आपको। खैर CO2 तो देगा वो, कार्बन का क्या निकालना है आपको, द्रव्यमान, M(C) निकालना है। M मतलब मास, मतलब द्रव्यमान निकालना है। बात समझ में आ गई आपको? तो आप अभिक्रिया क्या दे रहा है आपको, बॉक्साइड में एल्यूमिनियम का द्रव्यमान दिया गया है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पहले फार्मूला लिख लो आप, Al2O3, और ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो सॉरी कार्बन के साथ अभिक्रिया, तो उत्पाद क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम और CO2। कार्बन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं ना, तो एल्यूमिनियम मिलेगा, CO2 मिलेगा। मैं बोर्ड से बाहर तो नहीं जा रहा हूं, सही है। अब इसको आप बैलेंस कर लो, POAC या कैसे भी, जिस मेथड से आप करना चाहो। अब ये अभिक्रिया आपको बैलेंस हो गई है, आपकी अभिक्रिया जो दिया गया है निकाल दो, जो निकालना है। तो अभिक्रिया पता चल गई आपको। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान दिया गया है 270 किलोग्राम। आपको निकालना क्या है, कार्बन का द्रव्यमान निकालना है। अब देखो यहाँ पे सीमांत कार्य अभिकर्मक चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि एक ही अभिकारक की बात कर रहा है। वो उत्पाद दे दिया है, अब उत्पाद से वो अभिकारक पूछ रहा है, और एक ही अब उत्पाद देकर अगर अभिकारक पूछ रहा है तब तो आपको सीमांत कार्य अभिकर्मक चेक करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये अभिक्रिया जरूर बैलेंस करनी पड़ेगी। ये इतना हमने क्यों किया, 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि आपको याद हो जो मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा अणुभार या परमाणु भार। खैर यहाँ परमाणु है तो परमाणु भार लिख दें, एल्यूमिनियम परमाणु है तो परमाणु भार लिख दें। यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है वो ग्राम में लिखा जाता है, और सवाल में आपको किलोग्राम में दिया गया है, तो किलोग्राम को आपको द्रव्यमान ग्राम में बदलना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? और एल्यूमिनियम का आपको पता है 27 होता है बस। तो ये कितना हुआ, ये पावर 4 हो गया। ये मोल मिला है आपको, इतना मोल किसका, एयर का। एल्यूमिनियम के मोल पता चल गया आपको। अब देखो, आप ये जानते हो कि अगर 4 मोल एल्यूमिनियम बनाना होता, अगर 4 मोल एल्यूमिनियम बनाना होता तो कार्बन के कितने मोल लगते, 3 मोल। यहाँ पे बनाना कितना मोल है, इतने मोल, तो कितने मोल लगेंगे निकाल लो, सिंपल से मोल निकल जाए, उसके बाद द्रव्यमान निकाल दो। यही वाला फॉर्मूला लगा के एक ही नियम है। हम जानते हैं 4 मोल एयर प्राप्त करने के लिए आवश्यक या लगने वाला या व्ययित आवश्यक कार्बन के मोल, यहां से मोल ही निकलेगा मोल मोल विश्लेषण से, कितने, 3। आपको निकालना कितने मोल के लिए है, इतने मोल प्राप्त कर रहे हो आप, तो इतने मोल के हिसाब से कितना मोल आपको प्राप्त होगा, ये 3, और ये बटा में जाएगा 4, और ये मल्टीप्लाई में जाएगा कितना, पावर 4। इतना मोल आपको मिलेगा, क्या मिलेगा नहीं, सॉरी, इतना मोल कार्बन लगेगा, इतना मोल एल्यूमिनियम बनाने के लिए। अब ये मोल है तो इसमें आप काहे का गुणा करोगे कि द्रव्यमान मिल जाए, कार्बन है, परमाणु भार का कर दो, ये 3/4 × 10⁴ इंटू कितना, कार्बन 12, तो ये 4 तिहाई 3 त्रिकाई 9, 9 × 10⁴ ग्राम में आएगा यहाँ से, क्योंकि मोल का फॉर्मूला जो लगाते हैं वो ग्राम से। इसको केजी में बदल दो तो कितना मिल जाएगा, पावर 3 90 किलोग्राम। यही अपना आंसर होगा। कर लो कॉपी।
अगला सवाल फिर पढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लिया। सस्ता सा सवाल है, कुछ खास सवाल नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिनियम जब आप लोगे, जब आप एल्यूमिनियम प्राप्त करना चाहोगे, एल्यूमिनियम बॉक्साइट से, तो फिर आपको अभिक्रिया क्या होनी चाहिए। अगला सवाल पढ़ो, कह रहा है अधिकतम अणुओं की संख्या। अधिकतम अणुओं की संख्या निकालना है। पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, N2 के 5 लीटर। N2 का कितना लिया है, 5 लीटर लिया है, खास बात STP पर। दूसरा विकल्प पढ़ो, अब N2 गैस ही है, आप जानते हो। H2 गैस के 0.5 ग्राम, H2 गैस है 0.5 ग्राम, इसका द्रव्यमान लिया गया है। तीसरा पार्ट क्या है, O2 गैस का 10 ग्राम, O2 गैस है उसका कितना, 10 ग्राम। चौथा विकल्प STP पर H2 गैस का 15, H2 गैस का 15 लीटर लिया गया है STP पर। अब इन सभी में से आपको निकालना क्या है, सबसे ज्यादा अणुओं की संख्या किस में होगी। तो आप सिंपल सा देखो द्रव्यमान, अब देखो यहाँ पे आयतन दिया है, STP पर दिया है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बटा 22.4 वाला या बटा 22.7 वाला, कौन सा लगाओगे, सोच के बताओ आप। STP की जो नई कंडीशन है वो 1 बार और 273 केल्विन पे 22.7 से भाग देना पड़ेगा आपको। 22.4 से अगर सरल अनुपात मिल रहा है, सरल मतलब सरल पूर्णांक मिल रहा है, तब उससे भी भाग दे दो। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट निकालूंगा, है ना, अणुओं की संख्या ही पूछे, अणुओं की संख्या, डायरेक्ट फार्मूला लगाओ। आप फार्मूला क्या लगाओगे, तीनों फार्मूले एक साथ लगाओ। मोल बराबर द्रव्यमान बटा अणुभार, इसके लिए बराबर आयतन STP पर बटा 22.4 ही कर दो या 22.7 कर दो अगर कट जाए तो, बराबर कणों की संख्या। अब यहाँ पे सभी अणु है तो अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। तो अब आपको निकाल रहे हो अणुओं की संख्या, तो ये हो गया। अब ये मोल जाएगा, मोल कितना होगा, 5 बटा 22.7। देखो अभी के हिसाब से शुद्ध तो इतना होना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन कब का है, ये क्वेश्चन 2004 का है, तो उसके हिसाब से 22.4 भी कर सकते हो, क्योंकि पहले 22.4 को ही माना जाता था, क्योंकि तब STP की अवस्था एक ATM पे मानी जाती थी। खैर यहाँ पे आप जिससे भी कर लो, जिससे भी सरल पूर्णांक मिल जाए, इंटू Na हो जाएगा। तो अणुओं की संख्या इतनी मिल गई। इस वाले के लिए आप इसके लिए मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय कितना होगा, H2 2, ये तो हो गया मोल। क्योंकि देखो आप क्या फॉर्मूला होता है, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या, मोल बराबर अणुओं की संख्या बटा अवगाद्रो संख्या। तो यहां से अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, मोल गुणा Na। अब मोल के लिए ये इस आयतन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, मोल बटा आयतन बटा 22.4, और इसके लिए मोल का फॉर्मूला क्या होगा, द्रव्यमान बटा अणुभार। अवगाद्रो संख्या तो अभी भी मल्टीप्लाई होगी। इसके लिए यदि निकालो आप, तो ये भी द्रव्यमान दिया गया है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, ध्यान रखना है ना। तो 32 इंटू Na, और इसके लिए कितना होगा, 15 लीटर दिया गया है। अब इसमें आपको देखना है कौन सबसे ज्यादा है। तो अब ज्यादा के लिए देख लो, ये 15 है, इन दोनों में कौन ज्यादा होगा, इन दोनों में तो ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसका अंश जो है छोटा है, तो ये तो हट गया पिक्चर से, चूंकि इन दोनों में ये ज्यादा हो गया। इन दोनों की बात करो, यदि आप इन दोनों की बात करो तो इसको चाहे 16 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो हर सेम कर लो, तो 16 पंचे 80, 8 हो जाएगा, ये बड़ा होगा। अब इन दोनों में आप देख लो कौन सा बड़ा होगा, 10 बटा 32 है, और इतना बटा, इन दोनों में देख लो कौन सबसे बड़ा होगा। तो अपना आंसर हो जाएगा ये चौथा। कर लो कॉपी। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अणुओं की संख्या सर्वाधिक, परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक, है ना। यहां से गलती हम कर देते हैं कब, जब अणु और परमाणु दोनों एक साथ दे दिए जाए विकल्प में। जैसे पहले वाला एक सवाल जो मिला था पिछले वाले पार्ट में, वहां अणु भी दिया गया था, परमाणु भी दिया गया था, तब अणुओं की संख्या, तो वहां पे हम स्टिक कर सकते हैं। अगला सवाल पढ़ लो जल्दी से। अगला सवाल क्या कह रहा है, हैबर प्रक्रम में अभिक्रिया के लिए 30 लीटर हाइड्रोजन गैस लिया गया, 30 लीटर, ठीक है जी।
जिसमें अपेक्षित उत्पाद 50% ही मिल रहा है आपको, है ना। कह रहा है हैबर प्रक्रम में अभिक्रिया के लिए 30 लीटर हाइड्रोजन गैस व 30 लीटर डाई नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस मतलब N2, ये भी लिया गया है कितना 30 लीटर, मतलब दोनों गैसें ली गई हैं 30 लीटर। हैबर प्रक्रम के लिए आप जानते हो H2 और N2 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं NH3। आप बैलेंस भी कर सकते हो इसको, 3 दूनी 6 तो 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि गैसीय मिश्रण का संगठन, अंततः गैसीय मिश्रण का संगठन बताना है आपको, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा एक लाइन ऊपर पढ़ो, कह रहा है जिसमें अपेक्षित उत्पाद की केवल 50% मात्रा प्राप्त हुई। मतलब उत्पाद तो अपना अमोनिया है, तो यहाँ पे अमोनिया की जो मात्रा है वो 50% ही प्राप्त हुई। मतलब ऐसा आप समझो कि इन दोनों को आप 30-30 लीटर लिए, अभिक्रिया प्रारंभ हुई, अभिक्रिया चल रही। जैसे ही उत्पाद 50% मिला, मान लो आपको कि x लीटर मिलने वाला था उत्पाद, आपको अभी निकाल भी सकते हैं लोग, आप जानते हो कि नियम से निकाल भी लोगे कि अमोनिया जो है मान लो x लीटर बनने वाली थी, यदि अभिक्रिया पूर्ण होती तो x लीटर बनता। लेकिन अभिक्रिया को हम तभी रोक देंगे जब अभिक्रिया 50% पूरी होगी, मतलब ये x/2 लीटर जब बनेगा तभी हम अभिक्रिया रोक देंगे। और उसी समय अंततः मतलब उसी समय, क्योंकि अब अभी अभिक्रिया रोक दी हम, क्योंकि अपने को उत्पाद क्या सिर्फ 50% ही चाहिए, तो अब उसी समय जब इसे 50% मिला तो उसी समय हमको क्या चाहिए, गैसीय संगठन चाहिए। मतलब जो गैसें होंगी उनका क्या चाहिए आपको, आयतन। अब आप ये तो समझ में आपको आ रहा होगा कि अभिक्रिया 50% पर ही रोक रहे हैं, तो ये भी होगा। मतलब उस समय जब अभिक्रिया 50%, खैर अभिक्रिया 50% पूर्ण हुई या फिर उत्पाद 50% मिला, उसी समय आपको इन तीनों गैसों का आयतन बताना है। सवाल समझ में आ गया आपको? चलो चलते हैं। अब यही खास बात है, इसको पकड़ना है ना। उसके लिए आ जाओ इधर। आप ये जान रहे हो कि इस अभिक्रिया के लिए अपने को सीमांत कार्य अभिकर्मक भी चेक करना पड़ेगा। क्यों चेक करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों की मात्रा दी गई है। यदि किसी एक की मात्रा दी जाती तो दूसरे को हम आधिक्य में मान लेते, यदि सिर्फ इसकी मात्रा दी जाती तो इसको आधिक्य में मान लेते और इसके हिसाब से अभिक्रिया चला देते, या सिर्फ ये दिया जाता तो इसको आधिक्य में मान लेते और अभिक्रिया इसके हिसाब से चला लेते। लेकिन यहाँ पे दोनों की मात्राएं दी गई है, दोनों की मात्राएं 30 लीटर दी गई हैं। मतलब ये है अपने को ये भी चेक करना पड़ेगा कि अभिक्रिया किसके हिसाब से चल रही है। 50% उत्पाद तो मिल रहा है अमोनिया, लेकिन वो 50% जो उत्पाद मिल रहा है वो अभिक्रिया किसके हिसाब से चल रही है, सीमांत कार्य अभिकर्मक H2 है या N2 है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। इतनी समझ में आई होगी बात आप। अच्छा, सीमांत कार्य अभिकर्मक चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक। तो मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक के लिए मोल तो दिया नहीं गया है आपको, आयतन दिया गया है दोनों का। बात समझ में आ रही है? और ये सेम ही टेम्परेचर प्रेशर पे होगा तो आयतन समानुपाती क्या, मोल। मतलब मोल की बात कर लें या आयतन की बात कर लें, वो आप जानते भी हो कि मोल, आयतन और अणु की बात करते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से हम मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक से चेक करें या फिर आयतन बटा रस समीकरण मिति गुणांक से चेक करें, जिसके लिए कम होगा वही होगा क्या, अपना सीमांत कार्य अभिकर्मक। तो इसके लिए 30/3 होगा और इसके लिए 30 ही होगा बटा 1, क्योंकि इसका रस समीकरण मिति गुणांक 1 है। तो ये आया 10, ये आया 30, मतलब ये हुआ अपना सीमांत कार्य अभिकर्मक। इतनी बात समझ में आ गई आपको? क्योंकि इसके लिए मोल बटा रस समीकरण मिति गुणांक का मान कम आ रहा है। आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे मोल के बजाय हम आयतन ले रहे हैं, क्योंकि आयतन और मोल एक दूसरे के समानुपाती होते हैं सेम कंडीशन के लिए, और ये सारी बात एक ही निश्चित ताप दाब पर की जा रही होगी। तो अब देखो, अब अगर ये हो गया सीमांत कार्य अभिकर्मक H2, मतलब ये जो अभिक्रिया है H2 के हिसाब से चलेगी, मतलब ये उत्पाद जो है वो H2 के हिसाब से बनेगा। तो अब सुनो, यदि 3 मोल ये होता, 3 मोल हाइड्रोजन गैस ही है, लिखना आवश्यक नहीं है, समझ रहे हो से प्राप्त NH3 का आयतन। अब आयतन की बात करो ना, चूंकि आयतन दिया गया है, आयतन लीटर में लिया है इसलिए लीटर ले लो। 3 लीटर H2 से प्राप्त NH3 का जो आयतन होता वो कितना होता, 2।
लेकिन ये लिया गया है कितना, 30, तो ये कितना मिलेगा 2/3 इंटू, तो ये 10 दूना 20। मैं बाहर तो नहीं जा रहा हूँ बोर्ड के यार, ये भी एक टेंशन रहता है। चलो ठीक है, तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, ये कितना आया 20। अगर ये अभिक्रिया पूरी होती, अभिक्रिया 100% पूरी होती, तब अमोनिया बनता 20 लीटर। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, ये अभिक्रिया पूरी वाली स्थिति हम ले रहे हैं, अभिक्रिया पूर्ण हो रही है तब अमोनिया कितना मिलता, 20%। लेकिन सवाल कह रहा है कि अब जो उत्पाद है वो 50% ही प्राप्त हो रहा है, 50% ही उत्पाद प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद 20 लीटर तो मिलता, लेकिन 20 लीटर का, इसका मतलब क्या है कि जो उत्पाद मिलेगा वो 20 का 50% मिलेगा। आप समझ रहे हो, इतनी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा कितना लिख दो, 10 लीटर अमोनिया कितना मिल रहा है, 10 लीटर। ये बात समझना, यदि अभिक्रिया 100% होती तो अमोनिया मिलता 20 लीटर। सीमांत चेक करने के बाद हम ये बात बोल दिए, लेकिन अभिक्रिया में जो उत्पाद है वो सिर्फ 50% मिल रहा है, मतलब इसका 50% मतलब 10 लीटर। अब ये बात ध्यान रखना, उत्पाद कितना मिल रहा है, 10 लीटर। इतना लिख लो, चूंकि इसको हटाना पड़ेगा हमको। कॉपी कर लो, कर लिए। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, समझ रहे हो गया। ये तो t बराबर 0 पे लिया गया था, ये है ना, किसी t बराबर t पर, ये ध्यान रखना, ये अंत की बात नहीं हो रही, किसी t समय पर जब अभिक्रिया जब उत्पाद, ये प्रारंभ में तो 0 था, फिर हमको मिला कितना, ये 10 लीटर। किसी समय t पे जब उत्पाद 50% मिला, हमको कितना मिला, 10%। अब हमको बताओ, अभी हम जब सीमांतकारी अभिकर्मक H2 को लेके चल रहे थे तो H2 को तो पूरी तरह समाप्त कर दिया था हमने, तभी इसको 20 मोल मिला था हमको ये, लेकिन ये 50% ही मिला, तभी अभिक्रिया बंद कर दिए, मतलब H2 भी अभी पिक्चर में है, मतलब अभिक्रिया पूरी नहीं हुई है, तो सीमांतकारी अभिकर्मक भी अभी होगा। बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार ये गैस भी होगी। तो अब हम H2 की कैलकुलेशन करेंगे कि H2 जो है वो कितना बचा होगा। बात समझ में आ गई। कहां करते हैं, यहां पे कर देते हैं। अब देखो, अगर ये 2 मोल आयतन की बात कर रहे हैं, अगर ये 2 आयतन हमको प्राप्त होता अमोनिया, तो हाइड्रोजन के कितने आयतन लगते, 3 आयतन। चूंकि 2 लीटर NH3 प्राप्त करने के लिए व्ययित का मतलब व्यय, लगने वाली व्ययित हाइड्रोजन 3 लीटर, 2 से 3, लेकिन ये 2 नहीं मिल रहा है, 2 लीटर ये प्राप्त नहीं हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 10। बस इसमें एक नियम ही है और कुछ नहीं है भैया। सॉल्व कर लो, ये 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15, मतलब ये 15 लीटर, ये 15 लीटर ये गैस लगती, व्ययित मतलब व्यय होती, मतलब इसको 10 लीटर प्राप्त करवाने के लिए ये 15 लीटर उपयोग कर ली जाती, तो किसी समय पर ये बचेगी कितना, 30 - 15। भैया 30 तो थी प्रारंभ में, अब 15 ये लग गई, तो बचा कितना, 15 लीटर। आपको सवाल आपको याद हो तो सवाल क्या कहा था कि इस समय पे जब उत्पाद 50% मिल रहा है तो गैसीय संगठन बताना है, मतलब ये जो गैसें हैं कितना होंगी उस समय। तो ये 15 तो लग गया, 10 प्राप्त करने के लिए 30 लिया गया था, तो बचा कितना, 30 - 15। बात समझ में आई, कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। इसको लिख लो, क्योंकि अब हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन का भी हमको मान निकालना है।
इसको कॉपी कर लो, ये लास्ट वाली 2 लाइन पॉज करके कर लो कॉपी, ठीक है। अब हम यहीं पे कर देंगे। अब अगर नाइट्रोजन की बात करें हम, तो अगर अमोनिया 2 लीटर हमको प्राप्त करवाना होता तो ये कब कितना लगता है, 1 लीटर। सिंपल सी बात, अगर 2 लीटर तो N2 व्ययित N2 कितना, 1 लीटर। लेकिन अपने को ये प्राप्त कितना करवाना है, 10 लीटर, तो 10 लीटर के लिए निकाल दो N2 की मात्रा। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना 10, 2 5, 5 लीटर। 5 लीटर तो ये खर्च हो गई अमोनिया को बनाने में। N2 गैस 5 लीटर खर्च हो गई 10 लीटर अमोनिया बनाने के लिए। तो बची कितना, 30 माइनस 5, 25 लीटर। तो इसी समय T पे अपने को गैसीय संगठन बताना था, मतलब कौन सी गैस कितना बचेगी, ध्यान रखना बचेगी। तो अपना आंसर क्या है, 15, क्या है ये H2, 25 बचेगी N2, और तब तक 10 लीटर बन भी जाएगी NH3। ये अपना आंसर है। समझ में आ गया होगा, अच्छा सवाल है, कॉपी कर लो। फिर हम लोग अपने लास्ट सवाल की ओर प्रस्थान करते हैं। कर लिया कॉपी? यहीं पे एक बात आप ये अगर हम पूछ लें आपसे कि यदि अभिक्रिया जो उत्पाद है वो 100% प्राप्त होता, यदि उत्पाद 100% प्राप्त होता तो हाइड्रोजन गैस कितना बचती, सॉरी, हाइड्रोजन गैस अंततः कितना बचती? आपका जवाब होगा 0 लीटर। क्यों? क्योंकि वही तो सीमांत कार्य विकर्मक था, और अगर अभिक्रिया पूरी हो रही है तो वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। अब पढ़ो अगला सवाल, कह रहा है पराक्सीडेज एंड हाइड्रस एंजाइम में Sp का भार 0.5% है, और Se का परमाणु भार भी दिया गया है। इसी का परमाणु भार आपको दिया गया है। आपको निकालना क्या है, न्यूनतम अणुभार पराक्सीडेज एंड हाइड्रस। अब देखो, अब जैसे ये सवाल पढ़े होंगे आप, 2001 में आया है, तो ये आपको कुछ अजीब सा लगेगा, ये पराक्सीडेज एंड हाइड्रस ये क्या है, लेकिन ये सवाल मूल कॉन्सेप्ट से बड़ी ही आसानी से हो जाएगा। न्यूनतम अणुभार पूछा है, न्यूनतम अणुभार पूछा है, ठीक है। परमाणु भार दिया गया है, उसकी प्रतिशतता दी गई है, मतलब ये भार प्रतिशत ही होगा। आप एक कॉन्सेप्ट याद करो, जब आप H2O में किसी भी एक यौगिक में, चलो H2O ही ले रहे हैं आप, चलो CaCO3 ले लो, कोई सा ले लो, किसी भी एक यौगिक में जब उनके तत्वों की, उनके परमाणुओं की आप प्रतिशतता निकालते हो तो कैसे निकालते हो? चलो मान लो हम इसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकाल रहे हैं, इस यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालते हैं, तो क्या करते हो आप, 3 करते हो, ये जितने परमाणु होते हैं इनटू जिस तत्व की प्रतिशतता निकालते हो उसका परमाणु भार निकालते हो, बटा में क्या करते हो, उस यौगिक का अणुभार निकालते हो, जो कि संयोग से CaCO3 का निकालोगे 100 ही आएगा, और फिर 100 का मल्टीप्लाई करते हो। इसीलिए मैं H2O लेता तो ज़्यादा आसान होता। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रतिशतता 100 होती है, 48% आ गई। चलो H2O की बात कर लो, अगर हम H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालेंगे तो कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 2, जिसको परमाणुकता भी बोलते हैं, इनटू उसका परमाणु भार डिवाइडेड बाय उस यौगिक का अणुभार 18 इंटू 100। ये है आपका आंसर, हाइड्रोजन की प्रतिशतता। इसी प्रकार आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हर एक यौगिक में जितने भी तत्व हैं उनकी प्रतिशतता निकालना आप जानते हो इस तरीके से। अगर यहीं पे ऑक्सीजन का निकालना होता तो यहाँ 1 करते, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें एक ही परमाणु है, गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार करते 16 बटा यौगिक का अणुभार करते फिर 100 करते। इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो इस सवाल से यहाँ पे आ जाओ कि अगर हमको ये जो अणुभार है इसका, चलो अगर हम फॉर्मूला लिख दें तो फॉर्मूला कितना मिलेगा, किसी भी तत्व की जो प्रतिशतता है, किसी भी एलिमेंट की जो प्रतिशतता है वो होगी परमाणुकता
परमाणुकता मतलब उस तत्व की संख्या जितनी भी है उस यौगिक में, ये उदाहरण लिख लेना, आपको याद आ गया होगा, फॉर्मूला यहां से लिख रहे हैं, इनटू परमाणु भार उस तत्व का या परमाणु का डिवाइडेड बाय उस यौगिक का अणुभार, जिस यौगिक में आप उस तत्व की प्रतिशतता निकाल रहे हो, इनटू 100। ये मिला आपको फॉर्मूला। अब हमको ये बताओ, कोई भी यौगिक होगा, अगर ये हमको न्यूनतम चाहिए, अगर अणुभार हमको न्यूनतम चाहिए तो उसकी परमाणुकता 1 कर दो। तो जैसे ही उसकी परमाणुकता 1 कर दोगे, जैसे आप जैसे H2O को ले लो आप, ठीक है, H2O तो खैर आपको पता ही है, चलो यहाँ यहीं से देख के बता दो आप। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लेके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से आप कोई यौगिक बना रहे होते और उसका अणुभार न्यूनतम रखना चाहते, क्या करते, हाइड्रोजन की भी संख्या 1 कर दो, ऑक्सीजन की भी संख्या 1 कर दो, मतलब परमाणुकता 1 कर दो, है ना। तो उसी प्रकार अगर ये अणुभार न्यूनतम चाहिए तो परमाणुकता कितनी कर दो, 1। अब सॉल्व कर दो, परमाणुओं की संख्या आपको पता चल गई। अब ये अगर यहाँ पर हम SE की बात करें, SE परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दें, तो परमाणुकता कितना करेंगे, 1। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो यौगिक है उसका अणुभार हमको न्यूनतम चाहिए। बात समझ में आ गई। ये हो गया परमाणुकता इनटू परमाणु भार, आपको दिया गया है 78.4 डिवाइडेड बाई न्यूनतम अणुभार, यही निकालना है आपको, इनटू 100, और ये परसेंटेज दिया गया है 0.5%। अब यहां से आप मल्टीप्लाई करके अणुभार निकाल लो, यही आपका न्यूनतम अणुभार होगा। ध्यान रखना, न्यूनतम अणुभार क्यों होगा, क्योंकि उसकी परमाणुकता या फिर उस परमाणु की संख्या हमने कितनी कर दी उस यौगिक में, 1। अब इसको यहाँ कर दो, उसको यहाँ भेज दो, तो ये मिलेगा 78.5, ये ऊपर 100 था ही, ये डिवाइडेड बाई 0.5। सॉल्व कर लो, मैं आपको आंसर बता दे रहा हूं, इसका आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁴, 1.56 10⁻। ये है अपना आंसर, ठीक है। परऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम का ये है न्यूनतम अणुभार। ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, ये अच्छा कॉन्सेप्ट वही है। परसेंटेज निकालना तो आप जानते हो इस फॉर्मूले से। अब आप किसी भी यौगिक के लिए यदि उसका अणुभार न्यूनतम चाहिए तो उसके जो तत्व हैं, जिन तत्वों से मिलकर वो बना है, उसकी संख्या 1 कर दो, उसकी परमाणुकता 1 कर दो, तो वो अणुभार न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में कंप्लीट हुआ आपका मोल कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस नीट का, ठीक।